हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हमारा उत्तराखंड का सेक्शन है। लास्ट टाइम हमने उत्तराखंड के संदर्भ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड के अंतर्गत वो ये है कि उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो लास्ट हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, पहले हमने इस सीरीज़ के अंतर्गत जो प्रमुख राजनीतिक हस्ती थी या राजनीतिक व्यक्तित्व थे उत्तराखंड के, जैसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, आपका हरगोविंद पंत या कालू मेहरा, आपके जो जितने भी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। बद्रीदत्त पांडे, ये सारी लोग। अभी दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो है उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उसमें जो साहित्य के क्षेत्र में या प्रमुख रचनाकार, प्रमुख साहित्यकार या अन्य जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन हैं और किस किस व्यक्ति ने उत्तराखंड के संदर्भ में अपना योगदान दिया है। तो इसमें हमने जैसे कि गुमानी कवि के बारे में पढ़ा था। कवि गुमानी, जिनका जन्म 1790 में हुआ था, ये काशीपुर के गुमान सिंह देव करके एक राजा थे, उनके दरबार में एक कवि थे और उन्होंने ही इनको गुमानी कवि की उपाधि दी थी। मूल नाम इनका लोकरत्न पंत था, ऐसा पढ़ा है। फिर जो मुकुंदीराम बड़थवाल है, जो प्रमुख ज्योतिषी थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ा है। मुकुंदीराम बड़थवाल, जिनका जन्म 1887 में हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, और भारतीय ज्योतिष जो अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, उन्होंने इनको अभिनव 12 मिहिर की उपाधि भी दी थी। तो एक तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे और उनका जन्म तो 1885 में हुआ था। वो एक पेशे से एक वकील थे, एक एडवोकेट थे, एक बैरिस्टर थे। लेकिन एक मुकुंदीराम बड़थवाल हैं जिनको देवज्ञ उपनाम से भी जाना जाता है, एक ज्योतिषी हैं। तो इसमें अंतर आप लोगों को देखना है कि क्या है। फिर बात आती है आपके जो तोता कृष्ण गैरोला हैं, उन्होंने रचना रंजन प्रेम पाथिक एक पुस्तक है, उसकी उन्होंने रचना की थी। फिर एक व्यक्ति थे गोविंद बल्लभ पंत। एक गोविंद बल्लभ पंत वो थे जिनका जन्म 1887 में हुआ। वो उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे 1946 में, देश के गृह मंत्री भी रहे थे। बाद में 1957 में उनको भारत रत्न मिला था। वो तो एक राजनीतिक हस्ती थे, राजनीतिक व्यक्तित्व था उनका। लेकिन एक साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, इनका जन्म भी अल्मोड़ा में हुआ। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये एक साहित्यकार हैं और जो हमारे जीवी पंत थे वो एक राजनीतिज्ञ थे या एक राजनीतिक व्यक्ति थे। इनका जन्म 1898 में होता है। जो साहित्यकार है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, राजमुकुट और प्रसिद्ध इनका नाटक है कोहिनूर का लुटेरा। ऐसा हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है, आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल कौन है? इन्होंने, क्योंकि एक साहित्यकार है, जो हमारा UKSSC का जो सिलेबस है उसमें भी हिंदी का जो साहित्यकार है उसमें भी पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम है। और क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं और क्योंकि पीताम्बर दत्त बड़थवाल मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य में जो इनका योगदान है वो अविस्मरणीय है, और इसलिए हम लोग इसे पढ़ेंगे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनका जन्म 1901 में हुआ था। जन्म की अगर बात करें, क्योंकि कई बार पेपर में जो प्रमुख साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, ये जो प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके जन्म के बारे में पूछा जाता है, उनके योगदान के बारे में पूछा जाता है। तो जन्म आप लोगों को याद रखना है सुमित्रा नंदन के जन्म के 1 साल बाद। अर्थात ये कि जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है ये सुमित्रा नंदन पंत से 1 साल छोटे थे। उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका जन्म 1901 में। सिर्फ 23 साल तक ही इनका जीवन चला और 1944 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 2 चीज़ें तो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात ये कि इनका जन्म 1901 में होता है, मृत्यु 1944 में। जन्म कहाँ हुआ? पौड़ी गढ़वाल का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पाली गांव। गांव तो नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान में रखने वाली बात है कि पौड़ी जनपद से ये बिलोंग करते हैं
1901 में इनका जन्म हुआ। अब क्योंकि साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और हमारे सामाजिक और जो ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण ये बन जाता है। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल के बारे में ये कहते हैं कि जब ये अपने बाल्यकाल में ही इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और अंबर नाम से ये कविताएं लिखते थे। पहली बात तो ये, मतलब बचपन में जब ये कविताएं लिखते थे तो उन कविताओं का टाइटल हुआ करता था अंबर। जो भी कविताएं लिखेंगे उस कविता का नाम उन्होंने टाइटल दे दिया अंबर। तो पूछा जाता है कई बार पेपरों में कि हिंदी के वो साहित्यकार या वो रचनाकार जो बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, तो ये पीताम्बर दत्त बड़त्वाल है। और फिर इन्होंने, इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पत्रिका भी इन्होंने संपादित की थी, उस पत्रिका का नाम है हिलमैन। अर्थात हिलमैन नामक समाचार पत्रिका का संपादक कौन है? हिलमैन नामक समाचार, देखो जैसे हमने इलाचंद जोशी के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने सुधाकर नामक एक पत्रिका लॉन्च की थी। उसी प्रकार से हिलमैन नामक समाचार पत्रिका के बारे में अगर पूछता है कि हिलमैन जो मैगजीन है ये किसने निकाली थी, तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने निकाली थी। ठीक हो गया। अब बात आती है कि हिंदी में इनका क्या योगदान रहा है। देखिए, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि या डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले हिंदी के प्रथम व्यक्ति, या हिंदी विषय के अंतर्गत या हिंदी साहित्य के अंतर्गत डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। और इन्हीं के नाम से आज के डेट में हिंदी अकादमी भी चल रही है, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हिंदी अकादमी करके। तो हिंदी से डॉक्टरेट की उपाधि को पाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति ये कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। इनका जो पीएचडी जब इन्होंने की थी, इनका जो मुख्य शोध विषय था, जिसको कि आप लोग आमतौर पर थीसिस कहते हैं, वो था हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, ये इनका मुख्य शोध विषय था, जिसके माध्यम से या जिससे पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने पीएचडी किए थे। 1931 में इन्होंने पीएचडी की थी और 1933 में इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। ये ठीक हो गया। इनका शोध विषय क्या है? हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। हिंदी भाषा से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। बचपन में अंबर नामक टाइटल से या अंबर नामक शीर्षक से कविताएं लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पीताम्बर। इनके नाम से ही मालूम पड़ रहा है पीताम्बर, तो अंबर इसका मतलब कविताएं ये लिखते थे। हिलमैन जो पत्रिका है ये महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपने अलग अलग समय पर विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन किया है। जैसे प्रेमचंद हुए, निराला जी हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, तो इसी में से पीताम्बर दत्त बड़त्वाल का एक नाम जुड़ जाता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपनी किन किन या इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो पहली इनकी जो प्रमुख रचना है वो है कबीर ग्रंथावली। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल की पहली जो कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य रचना है, एक तो है कबीर ग्रंथावली, ये पेपर में पूछा जाता है। दूसरा है रामचंद्रिका। ये तीसरी जो उनकी प्रमुख रचना है वो है कबीर की साखी या कबीर की सखी। चौथा है रैदास की साखी, रैदास की साखी। पांचवी इनकी जो मुख्य कविता है या मुख्य रचना है वो है सेवा दमन। आप लोग वैसे इस चीज को नोट करते रहें। एक तो है सेवा सदन और एक है सेवा दमन। सेवा सदन अगर पूछता है तो एक कहानी है, वो प्रेमचंद उसके रचनाकार हैं। लेकिन अगर सेवा सदन न हो करके सेवा दमन है तो फिर आंसर आ जाएगा
पीताम्बर दत्त बड़थवाल। फिर छठवें नंबर की अगर बात करते हैं तो इनकी एक रचना है प्राणायाम विज्ञान व कला। प्राणायाम एक विज्ञान व कला। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। एक कबीर ग्रंथावली है, दूसरा रामचंद्रिका है, तीसरी कबीर की साखी, रैदास की साखी, सेवा दमन, प्राणायाम विज्ञान व कला। इसके अलावा और भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये 4-5 ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। जन्म कब हुआ? 1901 में। मृत्यु कब हुई? 1944 में। जन्म कहाँ हुआ था? ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? पौड़ी के रहने वाले। अब बात आती है, जब इनकी मृत्यु हुई थी 1944 में, 1944 में जब इनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद इनके जो अनुयायी थे, इनके जो शिष्य थे, उन्होंने 1944 में ही एक संगठन की स्थापना की थी, एक संस्था का गठन किया था। उस संस्था का नाम है बड़थवाल साहित्य संघ। देखिए, बड़थवाल साहित्य संघ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बड़थवाल साहित्य संघ, इसका गठन कब हुआ था? ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे, उनकी मृत्यु के बाद 1944 में बड़थवाल साहित्य संघ का गठन किया गया 1944 में। अब दूसरे व्यक्ति का नाम है विद्यासागर नौटियाल। आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं, विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल ये भी हमारे उत्तराखंड के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। और विद्यासागर नौटियाल, जिन्हें कि पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा जाता है। अगर हम लोग जन्म की बात करते हैं तो सितंबर 1933 में इनका जन्म होता है। जन्म सितंबर 1933 में। और मृत्यु की अगर बात करें तो 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1933 में जन्म होता है विद्यासागर नौटियाल जी का, और 2012 में इनकी मृत्यु होती है। अब बात करते हैं कि विद्यासागर नौटियाल का क्या योगदान है। ये एक प्रमुख रचनाकार भी हैं। बाद में जब उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है तो कुछ उसमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया। साथ ही साथ जो टिहरी बांध बनने की जो प्रक्रिया थी, उसमें लोगों ने जब विरोध किया, सुंदरलाल बहुगुणा, ये जितने भी पर्यावरणविद थे उसमें भी ये शामिल रहे। तो यूँ कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी थे। एक रचनाकार, एक साहित्यकार के साथ एक समाज सेवक भी थे। इन्होंने समाज सेवा में अपना एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। जन्म याद रखिए 1933 है, 1933 है, और मृत्यु की अगर बात आती है तो 2012 बेंगलुरु में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है। जैसे इनकी पुस्तक है एक मूक बलिदान, जिसकी रचना इन्होंने किया है। एक दूसरी इनकी प्रमुख रचना है भैंस का कटिया। तीसरा भीम अकेला। चौथी इनकी रचना है झुंड से बिछुड़ा हुआ। झुंड से बिछड़ा हुआ। पांचवी इनकी रचना है सूरज सबका साथी। सूरज सबका साथी। ये तो पूछा जाता है कई बार कि जो विद्यासागर नौटियाल है, इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे मूक बलिदान पूछा गया है पेपर में, या आप लोगों का भैंस का कटिया ये पूछा गया है। भीम अकेला पूछे जाने की संभावना है क्योंकि महत्वपूर्ण रचना है इनकी। झुंड से बिछड़ा हुआ भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। सूरज सबका साथी, ये सूरज सबके साथ या सूरज सबके साथी, ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो पहला उपन्यास है
वो माना जाता है उलुंगो रिश्ते। अगर पूछता है कि विद्यासागर नौटियाल का प्रथम उपन्यास या पहला उपन्यास कौन सा था, तो पहला उपन्यास आप लोगों का आ जाएगा उलुंगो रिश्ते। तो ये चीजें 1933 में जन्म हुआ था। पहला उपन्यास इनका उलुंगो रिश्ते है। मूक बलिदान करके इनका एक जो रचना है, भैंस का कटिया, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा हुआ, सूरज सबका साथी। अब बात करते हैं कि विद्यासागर नौटियाल की विशेषता क्या थी। देखिए, इन्हें एक व्यक्ति है डॉक्टर शेखर पाठक, उन्होंने विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा है। और पहाड़ का प्रेमचंद क्यों कहा है, उसके पीछे भी कोई कारण है। कारण क्यों है? क्योंकि विद्यासागर की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी इनकी कहानियां हैं या जितने भी इनके नाटक रचनाएं हैं, वो सारे के सारे मुख्यतः केंद्रित हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि, किसानों के जीवन पर। ये जो हमारा ग्रामीण समाज है, किसानों के जीवन पर इनकी सारी रचनाएं आधारित हैं। जिस प्रकार से प्रेमचंद की रचनाएं, अधिकांश रचनाएं, उनकी सभी रचनाएं लगभग ग्रामीण पृष्ठभूमि और किसान के समाज पर या किसान के जीवन पर आधारित होती है, उसी प्रकार से हमारे विद्यासागर नौटियाल की भी रचनाएं ग्रामीण परिवेश और किसान के जीवन पर आधारित हैं। यही कारण है कि डॉक्टर शेखर पाठक ने विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा है या पहाड़ के प्रेमचंद की उपमा दी है। तो यह है विद्यासागर नौटियाल। बाकी 1978 में जब टिहरी बांध का विरोध हो रहा था, टिहरी बांध आप लोग जानते हैं कि 1972 में योजना आयोग ने इसको अपनी स्वीकृति दी थी। और जब बहुत सारे पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे थे, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा भी थे, तो इसी समय 1978 में एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम था बांध विरोधी समिति। उस बांध विरोधी समिति के जो अध्यक्ष हैं 1978 में, वो भी कौन बने? विद्यासागर नौटियाल। तो विद्यासागर नौटियाल को बांध विरोधी समिति, बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष कब बने? विद्यासागर नौटियाल को बांध विरोधी समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया, या फिर ये व्यक्ति अध्यक्ष कब बने? तो 1978 में। और उसके बाद अंततः 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात आती है कि इनको सम्मान कौन कौन से मिले। पहली बात कर लेते हैं कि इनकी एक आत्मकथा भी है, इनको आप लोग नोट करते जाइए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी एक आत्मकथा है और वो है मोहन गाता जाएगा। मोहन विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा, मोहन गाता जाएगा, ये इनकी आत्मकथा है। इतना हो गया। बाकी अगर इनके सम्मान की बात करें कि इनको साहित्य में कौन कौन से सम्मान मिले थे, तो 2011 में इनको एक सम्मान मिला था जिसको कहा जाता है इफ्को सम्मान, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो छोड़िए, लेकिन इफ्को इसे कहा जाता है। 2011 में जो इफ्को सम्मान है वो किसे दिया गया? ये किसान निधि का एक सम्मान था, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। तो ये 2011 में विद्यासागर नौटियाल को दिया गया। दूसरा, इनको एक पहल सम्मान भी दिया गया है साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत। तो पहल सम्मान और जो इफ्को सम्मान है साहित्य में जो दिया गया है विद्यासागर नौटियाल को, ये इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं अपने जीवन की। और 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं भजन सिंह की। एक दूसरे व्यक्ति का नाम आप लोग लिखिए, भजन सिंह। भजन सिंह भजन सिंह भजन सिंह कौन थे? इनका जन्म 1905 को पौड़ी में हुआ था।
1905 को पौड़ी में, शुरुआत में लगभग 1926 में ये इंडियन आर्मी में शामिल हुए, भारतीय सेना में ये शामिल हुए। कुछ समय तक इन्होंने देश की सेवा की, लेकिन बाद में जब ये रिटायर्ड आए तो इन्होंने उत्तराखंड के जो समाज है उसको सुधारने के लिए समाज सुधारक के रूप में भी कार्य किया, एक साहित्यकार के रूप में भी कार्य किया। ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? भजन सिंह। बाकी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ, जैसे आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, गढ़वाल में सिंहनाद, गढ़वाली लोकोक्तियां, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचना कौन सी है? आर्यों का मूल निवास, आर्यों का मूल निवास मध्य हिमालय, गढ़वाली सिंहनाद इनकी प्रमुख रचना है। गढ़वाली लोकोक्तियां, गढ़वाली लोकोक्तियां, ये कुछ इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं, जैसे गढ़वाली सिंहनाद, गढ़वाली लोकोक्तियां, कन्या विक्रय, मेरी वीणा, कन्या विक्रय, मेरी वीणा। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भजन सिंह की। मेरी वीणा हो गई, प्रेम बंधन हो गया, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अब आप लोग एक नए व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो उत्तराखंड के एक प्रमुख इतिहासकार हैं, जिनका नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, इन्हें चारण उपनाम से भी जानते हैं। ये है तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जो उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। आज की डेट में उत्तराखंड का जो इतिहास है वो इन्हीं की पुस्तकों पर आधारित है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनको चारण इसलिए कहा जाता है कि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे या घूमने के काफ़ी शौकीन थे, इनको घूमने का काफ़ी शौक था, तो इनके घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण इन्हें चारण उपनाम से भी जाना जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 1912 में, और इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 1999 में इनकी मृत्यु हुई। चारण क्यों कहते हैं? क्योंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, ये इनका जो घूमने का काफ़ी शौक था, इसलिए उन्होंने 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास लिखा है। तो जन्म 1912 में, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण इन्हें चारण उपनाम दिया गया है साहित्य में। अब बात आती है कि इनके प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। जैसे इन्होंने लिखा है उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास इनकी प्रमुख रचना है जो 12 भागों में विभाजित है। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्राएं, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, यह तीसरी इनकी प्रमुख रचना है आपका गुहादित्य। उत्तराखंड का इतिहास
गुहादित्य उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्राएं, श्री उत्तराखंड धाम दर्शन, श्री उत्तराखंड धाम दर्शन, ये इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा गोरा बादल, पन्नाधाय, गोरा बादल, पन्नाधाय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण हैं, उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने 12 भागों में लिखा है। उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्राएं इनकी प्रमुख पुस्तक है। टिहरी रियासत का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। गुहादित्य इनकी एक रचना है। श्री उत्तराखंड धाम दर्शन भी इन्होंने लिखी है। गोरा बादल और पन्नाधाय, इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं हैं। फिर बाद में इन्होंने अपना जो दुगड्डा है, जो इनकी कर्मस्थली थी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की, वहां पर इन्होंने वीर गाथा नामक प्रकाशन से पुस्तकें छापनी शुरू की। हालांकि बाद में ये बंद हो गया, लेकिन वीर गाथा प्रकाशक जो है ये शिव प्रसाद डबराल द्वारा स्थापित एक प्रेस थी, प्रेस कह सकते हैं, प्रकाशन कह सकते हैं। और 1999 में इनकी मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जो 1912 में जिनका जन्म हुआ और 1999 में इनकी मृत्यु हो गई।